हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। सीटेट स्पेशल बैच 2020 सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लेके आया हूं। ठीक है, सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट थर्ड है ये। पार्ट सेकंड तक अगर आपने नहीं देखा हुआ तो पार्ट सेकंड देख लीजिए, देन पार्ट थर्ड। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं 50 प्लस क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ। हर सेशन में मैं 50 प्लस क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ। इसके अलावा सीडीपी मतलब बाल विकास शिक्षा शास्त्र का मेरा शिक्षा शास्त्र की मेरी कॉन्सेप्ट की भी क्लास चलती है। ठीक है, याद रखिएगा, मेरी कॉन्सेप्ट की भी क्लास चलती है, तो वो कॉन्सेप्ट की क्लास देखना ना भूलिएगा। प्लस प्रैक्टिस सेट चलता है, वो भी देखना ना भूलिएगा। इसके अलावा हिंदी का मेरा सेशन चलता है। ठीक है, हिंदी चलती है मेरे सेशन पे। ठीक है, और इसके अलावा जनरल साइंस चलता है, जीके चलता है। ठीक है, ऑल सेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सीटेट का स्पेशल बैच है जिसमें मैंने सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस पे इंक्लूड किया हुआ है। 50 प्लस क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड है। ठीक है, पार्ट सेकंड तक हमने कंप्लीट कर दिया, तो वो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं इसी का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के प्लेलिस्ट में। इसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी चलता है, वो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। सेशन की स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 101 नंबर। ठीक है, मैंने 100 क्वेश्चन मतलब 2 सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी 50-50 की। ठीक है, 101 नंबर दिया हुआ, पहला स्क्रीन के सामने दिया हुआ क्वेश्चन कि निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन, ठीक है, किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है। किस चीज को आंकना, ठीक है, किसी चीज को कंपेयर करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको बताना है अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, पहला आंसर। दूसरा जवाब है आपका कि स्थल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर सामान्य समस्या को समझाना। ठीक है, तीसरा आंसर है आपका शिक्षार्थियों का भाषण कौशल, और चौथा आंसर है आपका कि समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करना। बताइए, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से क्षमता का आकलन संभव नहीं है। किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? आपको बताना है कि अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना का संभव नहीं है, या फिर स्थूल या सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझाना संभव नहीं है, या फिर शिक्षार्थियों का भाषा कौशल संभव नहीं है, या फिर समस्या और मुद्दों के प्रति आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन संभव नहीं है। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों का भाषण कौशल। ठीक है, भाषण कौशल, शिक्षार्थियों का भाषण कौशल संभव नहीं है। ठीक है, आंकना, ठीक है, कि कौन सा शिक्षार्थी कितने चीजों को कंपेयर कर सकता है, कितनी अच्छी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, कितने चीजों को कंपेयर कर सकता है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों का भाषा कौशल संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? अनुसूचित जाति, ठीक है, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? ठीक है, पहला जवाब है कि अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलने चाहिए, मतलब अलग से विद्यालय खोलने चाहिए। क्या अनुसूचित जाति के बालकों के लिए क्या अलग से विद्यालय खोलने चाहिए? दूसरा जवाब, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात करना चाहिए। ठीक है, बालकों को, अनुसूचित जाति के बालकों के लिए क्या विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात होना चाहिए? दूसरा जवाब है। तीसरा जवाब है विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे जितनी एबिलिटी उसकी उस विद्यार्थी की है, सामान्य की, एससी ओबीसी की, उतनी ही एबिलिटी उस अनुसूचित जाति के बालक की भी हो। तो विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए क्या संघर्ष करना चाहिए, या सभी?
बताइए, अनुसूचित जाति के बालकों में शिक्षा प्रसार के हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? आपको बताइए क्या किस प्रकार के कदम को उठाना चाहिए, किस प्रकार बच्चों को आप मोटिवेट करेंगे और किस प्रकार से बच्चों को आप विद्यालय में लेके आएंगे अनुसूचित जाति के बालकों के लिए। ठीक है, तो किस प्रकार से ये सभी फैक्ट हैं। ठीक है, कि अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय हो, अलग से विद्यालय हो, पहला जवाब सही जवाब है। और बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात होना चाहिए। मतलब वो जो बालक है, ठीक है, अनुसूचित जाति के जो बालक हैं, ठीक है, बालक बालिकाएं हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, कि उनको कुछ किसी प्रकार से उनको मोटिवेट करें, किसी भी प्रकार से उनको प्राइज कुछ देकर, ठीक है, कुछ चीजों को देकर उनको सूत्रपात करें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, और ये सभी फैक्ट, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आके देखिए कि कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में, कक्ष के दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य आपको बताना है कि ये सामग्री, पहला जवाब है आपका कि ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करती है, पहला जवाब है। ये सामग्री जो होती है शिक्षार्थियों की जो रुचियां होती हैं, इंटरेस्टिंग होती है, उसको उत्तेजित करती है, उसको बढ़ाती है, पहला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा जवाब है ये सामग्रियां मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं। चौथा जवाब है इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य को सरल बनाया जा सकता है या सरल हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कक्ष में दृश्य सामग्री के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कथन को आपको असत्य बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है इसमें। ठीक है, क्या सही नहीं है? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के संस्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फोर्थ नंबर पे कि आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है, बताइए क्या है? आपकी क्लास से एक बालक जो है, ठीक है, आपकी क्लास से एक बालक जो है सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक क्या होगा? क्या विकलांग बालक होगा वो, या फिर मंद बुद्धि का बालक होगा, या फिर पिछड़ा बालक होगा, या फिर सामान्य बालक होगा? बताइए कि एक जो बालक है आपके विद्यालय में आता है पर डे, एक बालक आपकी कक्षा में आता है, ठीक है, और कक्षा में आने के बाद वो सप्ताह में 2-3 बार भाग जाता है, स्कूल से क्या करता है, भाग जाता है, तो वो कैसा बालक है? आपको बताना है कैसा बालक है। क्या विकलांग बालक है जो आपकी कक्षा से 2-3 बार भाग जाता है एक सप्ताह में, या फिर मंदबुद्धि का बालक है, या फिर पिछड़ा बालक है, या फिर सामान्य बालक है? कैसा बालक है आपको बताना है, कैसा बालक है? वो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, पिछड़ा बालक है। ठीक है, कौन सा बालक है? आपका पिछड़ा बालक है, पीछे मतलब पढ़ने में कमजोर है। ठीक है, पढ़ने में क्या है, कमजोर है, इसलिए वो बालक क्या करता है, सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक कौन है? पिछड़ा बालक है। ठीक है, मतलब कमजोर बालक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह किसका मत किसका है? ठीक है, बालकों में सोचने की जो योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह मत किसका है? आपको बताना है पियाजे का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, या पावलोव का? बताइए, बालक में सोचने की जो योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह मत किसका है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा? कि बालक में सोचने की जो योग्यता है सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कहा गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 6 नंबर पे कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिक के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, पावलोव के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का जो प्रतिपादन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? गेस्टल्टवाद मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया,
जीन पियाजे के द्वारा किया गया, पावलोव के द्वारा किया गया या वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया बताइए? गेस्टल्टवाद मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर पे कि अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का प्रयोग किया? अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का प्रयोग किया? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या पावलोव? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का प्रयोग किया? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या पावलोव? किसने किया बताइए? अधिगम के अध्ययन हेतु किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का प्रयोग किया? वो है आपके स्किनर साहब। ठीक है, स्किनर फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर पे आते हैं कि कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप क्या कहेंगे उसको? ठीक है, कोई भी बालक है, ठीक है, आपकी क्लास का कोई भी बालक है, जब अपनी समस्या जो भी उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को वो सेल्फ ही क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। ठीक है, सेल्फ ही सॉल्व कर लेता है, तब आप उसे क्या कहेंगे? बच्चे को क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? पहला जवाब है। बच्चे को आप पुरस्कृत करेंगे? दूसरा जवाब, क्या बच्चे को आप दंडित करेंगे या बच्चे को दोबारा ऐसा ना करने को कहेंगे? बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी बच्चा है, कोई भी आपका बालक है या बालिका है, अपनी समस्या को सेल्फ ही सॉल्व कर लेता है। ठीक है, अपनी समस्या को सेल्फ ही सॉल्व कर लेता है, तो आप क्या कहेंगे? तो बच्चे को आप कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को दंडित करेंगे या बच्चे को दोबारा ऐसे करने से मना करेंगे? तो क्या करेंगे? बच्चे को आप पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब होगा, जिससे वो मोटिवेट हो और उत्साहित हो उस काम को करने के लिए बच्चे को आप क्या करेंगे? पुरस्कृत करेंगे। सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 109 नंबर पे, निम्न में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? शिक्षकों की क्या करता है? सहायता करता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास या त्रुटि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत है छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो व्यवहार को वांछित स्वरूप, ठीक है, व्यवहार को वांछित स्वरूप और दिशा प्रदान करने की क्षमता शिक्षकों के सहायता करता है? ठीक है, तो वो कौन सा क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, प्रयास त्रुटि सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है या अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। ठीक है, प्रयास करना और जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें जो त्रुटियां हैं, उसमें जो गलतियां हैं, उस सिद्धांत के द्वारा, ठीक है, उस सिद्धांत के द्वारा शिक्षकों के उस बालकों के लिए शिक्षक सहायता कर सकते हैं, शिक्षक सहायता करते हैं। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत है? व्यवहार को वांछित स्वरूप, ठीक है, व्यवहार का क्या? वांछित स्वरूप, ठीक है, व्यवहार को एक दिशा देना, ठीक है, दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। ठीक है, उस चीज में प्रयास करना, उसकी त्रुटि को सुधारना, तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, जर्सील, ड्रीवर या स्किनर का? ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? आपको बताना है, क्या वुडवर्थ, जर्सील, ड्रीवर या स्किनर? तो कौन सा सवाल सही जवाब हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर पे, 101 नंबर पे, 111 नंबर पे कि निम्न शिक्षक होने के नाते, ठीक है, निम्न शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, निम्न एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? आप बताइए। बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। ठीक है, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। दूसरा जवाब है कि बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है। यह सबसे
आसान शिक्षण है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कि आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, क्या बच्चों में सामाजिकरण में सहायता है, या बच्चों के अच्छे प्रावधान दिलाने में सहायक है, सबसे अच्छा शिक्षण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। ठीक है, बच्चों के क्या है, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों के ये सामाजिकरण में सहायक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, बोला है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा आप देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे? आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, ऑनेस्टी की शिक्षा देना चाहते हैं कि बच्चे ईमानदार बने। ठीक है, बच्चे क्या बने, ईमानदार बने। इसके लिए आप क्या करेंगे? बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, पहला जवाब है। ठीक है, दूसरा जवाब है कि बच्चों के समझ ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। ठीक है, मतलब ईमानदारी को आप विस्तार पूर्वक से समझाएंगे, दूसरा जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, उसके महत्व को समझाएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, बच्चों के समझ ईमानदारी, जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, ठीक है, उसके महत्व को आप समझाएंगे और उस पर पूरा फोकस करके बच्चों को समझाएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि ईमानदार बच्चों को आप क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, जो भी ईमानदार बच्चे होंगे उनको क्या करेंगे, आप पुरस्कृत करेंगे, जिससे जो बच्चे ईमानदार नहीं हैं वो भी मोटिवेट हों। चौथा जवाब कि बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे, या फिर बच्चों के जो बच्चे ईमानदार हैं उनको जो बच्चे ईमानदार पहले से, जो बच्चे पहले से ईमानदार हैं और जो बच्चे थोड़ा सा ईमानदार नहीं है, ठीक है, जो बच्चे ईमानदार नहीं हैं उनके सामने आप ईमानदार बच्चों की क्या करेंगे, उन बच्चों, ईमानदार बच्चों के सामने उनकी सफलता के उदाहरण देंगे। ठीक है, ईमानदार बच्चों की सफलता क्या देंगे, उदाहरण देंगे। ठीक है, या उनकी बड़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप क्या करेंगे, अपनी कक्षा के बच्चों को आप क्या करेंगे? तो बच्चों, ईमानदार बच्चों को क्या करेंगे, आप पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, ईमानदार जो बच्चे होंगे उनको हम क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? लॉर्ड और मिलर, बंदूरा और वोल्टर्स, पियाजे और मिलर, या इनमें से कोई नहीं? मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत, ठीक है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपको बताना है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, क्या डोलार्ड और मिलर ने दिया था, बंदूरा और वाल्टर्स ने दिया था, पियाजे और मिलर ने दिया था? कौन दिया था? डोलार्ड और मिलर ने दिया था। पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुनर्बलन सिद्धांत मानव विकास के संबंध में, ठीक है, मानव विकास के संबंध में, याद रखिएगा, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था डोलार्ड और मिलर ने दिया था। पहला जवाब सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर पे आते हैं, किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्ध शब्दों का परिभाषित किया था? बुद्धिलब्ध शब्दों को किसने परिभाषित किया था, आपको बताना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, 114 नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्धिलब्ध शब्द को किसने परिभाषित किया था? कैटर, बिने, स्पेयरमैन, या फिर स्टर्ड? ठीक है, सर्वप्रथम किसने बुद्धिलब्ध शब्द को परिभाषित किया था? वो थे आपके स्टर्ड। ठीक है, 14 नंबर का 4 नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया है 115 नंबर पे आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास के किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र जीपीडी का निर्माण कर उनका समाजीकरण करता है? पहला जवाब है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है? दूसरा जवाब है।
तीसरा जवाब है खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। चौथा जवाब है आपका खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र ZPD का निर्माण उनका समाजीकरण करता है, या खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है, या खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, या खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है। तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। थर्ड नंबर सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सामाजिक समायोजन का सबसे जो कठिन काल है किसको कहा जाता है? किशोरा को, बाल्यावस्था के बाद के चरण को, या फिर पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों और लड़कों दोनों के संदर्भ में, या इनमें से कोई नहीं? किसको कहा जाता है? सामाजिक समायोजन का कठिन जो काल है किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था के बाद के चरण को कहा जाता है, या पूर्व किशोरावस्था के बाद की लड़कियों और लड़कों के संदर्भ दोनों के संदर्भ में, या इनमें से कोई नहीं? तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों और लड़कों दोनों के संदर्भ में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है, क्या करती है? समावेशी जो शिक्षा है सम्मिलित करती है, क्या सम्मिलित करती है? ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या सम्मिलित करती है? पहला जवाब है कि सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, पहला जवाब है सामान्य अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सृजनात्मक शिक्षार्थियों को। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या? समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सृजनात्मक शिक्षार्थियों को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए पढ़ने की अक्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? पढ़ने की जो अक्षमता कहलाती है वो डिस्लेक्सिया कहलाती है। ठीक है, पढ़ने की जो अक्षमता क्या कहलाती है? डिस्लेक्सिया कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 119 पे आते हैं, 119 पे आते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? किस अवस्था में पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं, ठीक है, मूर्त से अमूर्त, ठीक है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है? पहला जवाब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। दूसरा जवाब है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो कौन सी ऐसी अवस्था है, आपको बताना है कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो वो 4 नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा जो है मूर्त से अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष की अवस्था। ठीक है, 0 से 7 मतलब 7 वर्ष से 11 वर्ष की जो अवस्था है, 7 वर्ष से जो 11 वर्ष की अवस्था है वो होती है बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है, 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं 120 पर 120 पे आते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों
विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? पहला जवाब है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, पहला जवाब है। दूसरा जवाब है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, दूसरा जवाब है। तीसरा जवाब है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, तीसरा जवाब है। चौथा जवाब है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सबसे सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? क्या महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, या सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाए, या कहानी कथन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए? तो फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, अक्षमता के अनुरूप, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी अक्षमता है, उसके अनुरूप शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय हैं। क्या आवश्यक उपाय हैं? पहला जवाब है छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, पहला जवाब। दूसरा जवाब है छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। तीसरा जवाब है छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। और चौथा जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लैंगिक भेदभाव, ठीक है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या हैं? शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या हैं? छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, या छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान, या इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। ठीक है, समान सजेशन करना, ठीक है, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान करना, सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा, उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा औसत से कम, पहला जवाब। औसतन या औसतन से अधिक, या कह नहीं सकते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। कैसा होगा उसकी बुद्धि का स्वरूप? तो उसकी औसत से अधिक होगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? पहला जवाब है कि अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, पहला जवाब। दूसरा जवाब है कि मिट्टी के एक खिलौने को दो भाग में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, दूसरा जवाब है। मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, तीसरा जवाब है 10 तक पहाड़ों को मुंह जबानी याद कर लेना, और चौथा जवाब है माध्यमिक कक्षा की किताबों को अध्ययन कर लेना। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ठीक है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? तो मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है?
लॉरेंस कोहलबर्ग, लेओ वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर स्किनर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लियो वाइगोत्स्की। सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार जो माना है वह लियो वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट नंबर जवाब, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ देखिए कि आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? बताइए क्या कदम आप उठाएंगे? पहला जवाब है कि बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, पहला जवाब। दूसरा जवाब है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, तीसरा जवाब है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, चौथा जवाब है ये सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? ये सभी कदम उठाएंगे। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, पहला जवाब सही जवाब है। दूसरा, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे। तीसरा, कि बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? ठीक है, एक छात्रा रजनी की जो लंबाई है पिछली वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? पहला जवाब है रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज्यादा काम करने लगी है, रजनी की पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है। तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? रजनी में वृद्धि जो हो रही है तेजी से हो रही है, ठीक है, रजनी में जो वृद्धि हो रही है वो तेजी से हो रही है। तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कहते हैं कि किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, कोई भी बच्चा है उसके विकास की जो प्रक्रिया है आरंभ हो जाती है कब से? 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद या मां के गर्भ से ही। तो बच्चे के जो विकास की जो प्रक्रिया है कहां से स्टार्ट होती है, मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास में ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं, प्लस प्रैक्टिस सेट में भी बता चुका हूं और यहाँ पे भी मैं सीटेट की बैच में भी सिखा रहा हूं, ठीक है। तो किसी बच्चे के विकास की जो प्रक्रिया है मां के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे के जो विकास की जो प्रक्रिया है मां के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। 4 नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विकास की सबसे जटिल अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था, वृद्धा प्रौढ़ावस्था। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी आपको बताना है? तो विकास की सबसे जटिल अवस्था जो है आपकी किशोरावस्था है। सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 129 पे कि एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को, ठीक है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ठीक है, कौन सा कार्य नहीं कर, असामाजिक व्यवहार को, ठीक है, असामाजिक व्यवहार को याद रखिएगा, असामाजिक व्यवहार की बात कर रहा है, ठीक है, असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए आपको बताना है। पहला जवाब है कि दूसरे विद्यार्थियों से कहना है कि वह उसके साथ ना रहे, ठीक है। दूसरा जवाब विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना है। तीसरा जवाब उसका परामर्शदाता के पास भेजना है, उसको परामर्शदाता के पास भेजना है, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कि दूसरे विद्यार्थियों से कहना है कि उसके साथ
ना रहें। ठीक है, असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए, ठीक है, उसके असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 130 पे कि जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है, ठीक है, तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। वैज्ञानिक, अन्वेषक का, प्रतिशोध का, क्रोध का या फिर समस्या का। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 131 पे कि कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। ठीक है, कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। पहला जवाब है सामाजिक उन्मोदन अथवा रहासन की आवश्यकता, संवेदनात्मक संरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना या संगीत की आवश्यकता। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबद्ध नहीं है। ठीक है, बच्चे का जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, समाज के प्रति जो उसकी भावनाएं हैं, आवश्यकताओं से संबंध नहीं है। क्या संबंध नहीं है, तो शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, ये समाज से बाहर है ना, ये तो बॉडी से रिलेटेड है, शरीर से संबंधित है। ठीक है, तो ये समाज से संबंधित थोड़ी है, ये तो उसके शरीर से संबंधित है। ठीक है, उसकी बॉडी से संबंधित है, तो शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंध कारक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। ठीक है, करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। ठीक है, वाले हैं यहाँ पे, मान लीजिए संबंधित कारक नहीं है। विषय का ज्ञान, मनोवैज्ञानिक ज्ञान या व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान या फिर अनुशासनहीनता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, अनुशासनहीनता। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है अनुशासनहीनता। फोर्थ नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करने हेतु तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है मध्य अभिप्रेरणा, पहला जवाब। दूसरा जवाब है आंतरिक अभिप्रेरणा, तीसरा जवाब बाह्य अभिप्रेरणा, चौथा जवाब है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सिखाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाई या वर्डवर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 135 पे, सृजनात्मकता एक गुण है। ठीक है, सृजनात्मकता क्या है, एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छा वस्तु का निर्माण होता है। इनमें से किसका कथन है, वैरन का, ड्रेकर का, जीन पियाजे का, बीएस ब्लूम का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 136 पे कि आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है।
ठीक है, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, जैसे आप लोगों में से कोई भी एक छात्र होगा, उसको बहुत गुस्सा आती है, ठीक है, पढ़ने में या उसको बोलने में, उससे कुछ बोलने पे, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे? उसको किस प्रकार से आप समझाएंगे, किस प्रकार से उसको मोटिवेट करेंगे? उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, पहला जवाब। क्या आप उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे? पहला जवाब। दूसरा जवाब है कि उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे। तीसरा जवाब, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे वह दोबारा गुस्सा ना करे। दूसरा जवाब। तीसरा जवाब। चौथा जवाब है कक्षा में शांत खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मतलब 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे? कक्षा में शांत खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। 4 नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर को समझाते हैं कि एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होने चाहिए? कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, पहला जवाब है। दूसरा जवाब, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना। तीसरा जवाब, अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझाना। चौथा जवाब है कि अपने शिक्षण विधियों में कोई बदलाव ना करना, कोई भी चेंजेस ना करना। तो एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होने चाहिए? एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? एक आदर्श शिक्षक है, उसमें क्या गुण होने चाहिए? एक कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, जाति सूचक टिप्पणी नहीं करना कि ये जाति है, वो जाति है, ठीक है, इस जाति को हम पढ़ाएंगे, इस जाति को ज्यादा हम मोटिवेट करेंगे। तो कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी बिल्कुल भी ना करना। सभी छात्र एक समान हैं, कोई भी जाति का हो, सभी छात्र एक समान हैं। फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों के सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्योंकि मूल्यांकन आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर परीक्षा विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकनों में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं, ठीक है, आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके होते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, अपनी कक्षा के छात्रों पर परिपक्वता मतलब आप उनका आईक्यू लेवल चेक करते हैं, उनमें ये देखते हैं कि किसमें कितना इंटेलिजेंट है, कितने बच्चे यहाँ पे बुद्धिमान हैं। परिपक्वता उसकी चेक करते हैं, कितने बच्चे यहाँ पे योग्य हैं, ठीक है। तो आप पाते हैं कि कुछ छात्र पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके होते हैं, ठीक है, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उसमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है, आपको बताना क्या कारण हो सकता है कि कक्षा में उसमें बैठने का क्रम, पहला जवाब वैतनिक भिन्नता, विद्यालय में आने जाने में उसके भिन्न साधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा वैतनिक भिन्नताएं, ठीक है, वैतनिक भिन्नताएं। नेक्स्ट नंबर जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? चिंतन की क्या एक विशेषता नहीं है? आपको बताना है। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, या चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, चिंतन के लिए किसी समस्या का आवश्यक होना नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। ठीक है, तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक और 14 वर्ष तक, किस आयु तक होता है। पियाजे के अनुसार बालक की तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। 7 वर्ष तक होता है। पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना है जिससे आपको मेरी वीडियो पहले मिले। ठीक है, जिससे आपकी मेरी जो वीडियो है आप तक पहले पहुंच जाएं। ठीक है, निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। रोना, आकलन, हाव भाव या फिर बलबलाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। किसी बच्चे के भाषा का विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। क्या नहीं है, आकलन। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। चयन प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। चयन प्रकार के सभी प्रश्न ही होते हैं। वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय या फिर निबंधात्मक। चयन प्रकार के सभी प्रश्न प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं। चयन, ठीक है, चयन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार के चयन प्रश्न सभी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट नंबर जवाब। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि, बुद्धिमान, अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है या फिर मूर्ख है। बताइए, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, वह छात्र क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, क्या है वह, बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जवाब। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा। किस शिक्षा पद्धति, प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रयोग है किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, आपको बताना है। किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। सृजनशील बालक का गुण नहीं है। विचारों में स्वतंत्रता, किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से ना लेना, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग या नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि। तो क्या इसका सही जवाब, सृजनशीलता बालक का गुण नहीं है। क्या इसका सही जवाब, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। फोर्थ नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि जो बालक से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी मैं बता चुका हूं लेकिन वो दूसरे तरीके से था, ये दूसरे तरीके से। जो बालक से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। डिस्लेक्सिया, अपरेक्सिया, अफेक्सिया या फिर डिस्पेक्सिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं 149। ठीक है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी ऐसी अवस्था है आपको बताना है, कौन सी ऐसी अवस्था है
पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने सीटेट पार्ट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, पार्ट थर्ड का, ठीक है, सीटेट स्पेशल बैच, ठीक है, सीटेट स्पेशल बैच पार्ट थर्ड का आपका लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आपको सही जवाब देना है इसका। क्या क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? दृश्य से आकर्षण की ओर, आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है, सेशन कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करना है आपको, और चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।